नमस्कार। गांधी जी के होने का हमारे लिए क्या अर्थ है आज? इस सवाल पर विचार करने के पहले गांधी जी के बारे में कुछ गलतफहमियां या भ्रांतियां खड़ी की जाती रही हैं बड़े पैमाने पर। सोशल मीडिया में एक बड़े प्रचार तंत्र के द्वारा उनके बारे में एक झूठ का जाल फैलाया जाता रहा है पिछले कई सालों से। उस पर मैं कुछ कहूँगा। कई बार ये कहा जाता है कि गांधी जी चाहते तो देश के टुकड़े होने से रोक लेते, वे देश का विभाजन रोक लेते। जब ऐसा कहा जाता है तो गांधी जी को भगवान मान लिया जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि गांधी ने विभाजन होने दिया, उन्होंने पाकिस्तान बनने दिया, वे अड़ जाते तो विभाजन नहीं होता, उन्हें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए कि कहीं वे अपने मन की तहों में गांधी को ईश्वर तो नहीं मान रहे हैं। क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य से तो हम यही जानते हैं कि जैसी स्थितियां थीं 1945, 1946 और 1947 के अगस्त के महीने में, उनमें तो भगवान ही शायद विभाजन को रोक सकते थे। किसी एक आदमी के बस का तो ये नहीं था। ये ऐसा समय है 15 अगस्त 1947 के पहले के 2-2.5 सालों का, जिसमें गांधी जी के जो परम भक्त हैं, चाहे वे नेहरू हों, चाहे पटेल हों, चाहे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हों, वे उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं हैं। वे उनसे कन्नी काट रहे हैं, वे उनसे संवाद करने से घबराते हैं। गांधी उनके लिए एक असुविधा बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि गांधी विभाजन को रोकने के लिए खड़े हुए हैं। और जो मीटिंगें हो रही हैं गांधी जी की अनुपस्थिति में हो रही हैं विभाजन पर, उनमें निर्णय किया जा रहा है। इतिहास तो यही बताता है कि गांधी जी को जानबूझकर विभाजन की जितनी योजनाएं बन रही थी उनसे दूर रखा गया। उनके सबसे विश्वस्त सहयोगी, उनके प्रीति पात्र, उनके पुत्र तुल्य शिष्य उनसे मुंह चुरा रहे थे। इस समय गांधी दंगों की आग बुझाने के लिए अपने हाथ जला रहे थे। उस समय कांग्रेस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के नेता मिलकर विभाजन की शर्तें तय कर रहे थे और दंगों की आग भड़काने का काम भी कर रहे थे। बंगाल में 1941 में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की गठबंधन की सरकार थी। मोहम्मद अली जिन्ना के खास चेले फजलुल हक इस सरकार के मुखिया थे, जिन्होंने पहली बार पाकिस्तान का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया। इसी सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के संस्थापक भी रहे, वित्त मंत्री थे, उनकी उपस्थिति में प्रस्ताव पारित हुआ। ये भारत छोड़ो आंदोलन का दौर था और गांधी, नेहरू, पटेल ये तो जेल में थे और ये प्रस्ताव पारित हुआ उस शख्स की उपस्थिति में जो जनसंघ का संस्थापक है। विभाजन का प्रस्ताव 3 मार्च 1943 को सिंध असेंबली में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ। उस समय हिदायतुल्लाह की मुस्लिम लीग सरकार में आरएसएस और हिंदू महासभा के 3 मंत्री थे। वे मंत्री बने रहे, प्रस्ताव पारित हुआ, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दिया। कई बार गांधी और कांग्रेस को पर्याय मान लिया जाता है कि कांग्रेस में जैसे जो कुछ होता है वो सब गांधी के कहे से होता है। गांधी और कांग्रेस का चोली दामन का साथ मान लिया जाता है। हमारे एक विद्वान मित्र हैं सुधीर चंद्र, जो इतिहास के विशेषज्ञ हैं, आधुनिक इतिहास के, उन्होंने गांधी पर काम किया है। वो बताते हैं कि कांग्रेस के साथ गांधी का रिश्ता आवाजाही का बहुत रहा। वो कांग्रेस में जितने रहे उससे ज्यादा उस कांग्रेस के बाहर वो रहे, छोड़कर चले जाते थे। इतनी बहस होती थी, गांधी जी से असंतुष्ट हो जाते थे लोग जब वो सत्य पर अड़ जाते थे या अपने मंतव्यों पर अडिग रहते थे। कांग्रेस के लोग झींकते थे। 30 साल के राजनीतिक जीवन में करीब 15 साल गांधी जी कांग्रेस के बाहर रहे।
कांग्रेस में जो कुछ निर्णय लिया जाता है उसके लिए हमेशा गांधी जी ही जिम्मेदार कैसे हैं? हम कई बार अपनी अक्षमताओं का पिटारा बोझ गांधी जी के ऊपर डाल करके और हल्के हो लेते हैं। कांग्रेस भी यही कर रही थी। कांग्रेस में जो कुछ होता था वो गांधी के नाम का सिक्का चलता था, इसलिए उनका नाम लेकर के उसको चलाया जाता था कि गांधी जी की भी यही मर्जी। ये कहा जाता है कि गांधी जी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनवा दिया। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में तय हुआ था कि नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वे प्रधानमंत्री होंगे। गांधी जी तो उस मीटिंग में उपस्थित ही नहीं थे। उनकी इच्छा रही हो, उनकी इच्छा पूछी गई हो, उन्होंने कहा हो कि हाँ मेरी राय है कि नेहरू हों, लेकिन वो तो लोकतांत्रिक विधि से एक वर्किंग कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है, उनका अपना निर्णय है। गांधी जी के सिर पर ठीकरा फोड़ने के लिए वो सब कहने को तैयार हैं कि उनकी इच्छा थी, क्योंकि एक गुट था जो सरदार पटेल के पक्ष में था और कुछ लोग थे। हम अपनी हताशा, अपनी विफलताएं जिस तरह से ईश्वर के ऊपर आरोपित कर देते हैं कि भगवान की यही मर्जी थी, हम क्या करते हैं। हम जो नहीं कर पाए उसके लिए ईश्वर को हम उसका उत्तरदायित्व हम ईश्वर पर सौंप देते हैं। कुछ इसी तरह से गांधी जी को ईश्वर मान लिया गया था और उन पर उनके सिर पर ठीकरा फोड़ दिया जाता था अपनी अक्षमताओं का। मेरी राय में गांधी जी ईश्वर नहीं थे, वो एक आदमी थे। हम सभी के भीतर एक ईश्वर हुआ करता है। हम में से कुछ लोग उस ईश्वर को अपने भीतर पहचान लेते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, उसके समीप जाने का प्रयास करते हैं, उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग यह समझ ही नहीं पाते कि उनके भीतर एक ईश्वर है। वे दूर दूर बाहर बाहर उसको ढूंढते रहते हैं और उससे उतना ही दूर जाते रहते हैं। गांधी जी भी तो हम ही लोगों की तरह एक साधारण मनुष्य थे। हमारी कुटेवें, हमारी बुरी आदतें बचपन में जो होती हैं वो उनमें भी थी, लेकिन उन्होंने अपने भीतर के ईश्वर को पहचाना। जब प्रकट हुआ तो उन्होंने उसका सामना किया कि हाँ ये है। जिस क्षण वो बचपन में अपने पिता के पास चले गए, वो फूट फूट कर रोते उन्होंने कहा कि मैंने आपको बताए बिना मांस भक्षण किया, मैंने वो बड़ी बड़ी गलती की। और उनके पिता भी रोए। उसी क्षण वो ईश्वर था दोनों के बीच में। गांधी जी ने उस ईश्वर को पहचान करके और उसके निकटतम होने का प्रयास अपने जीवन में किया। अपने जीवन के आखिरी दौर में, खासतौर से अंतिम वर्ष में, आखिरी महीनों में वे उस ईश्वर के इतने निकट चले गए थे कि ईश्वर रूप दिखाई पड़ते थे। उनके कुछ भक्तों को उनमें ईश्वर की झलक मिलती थी। बदरुद्दीन तैयब जी की लड़की थी रेहाना तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी बड़े रईस थे, संपन्न व्यक्ति थे, नेता भी हुए, गांधी जी के अनुयायी हुए। उन्होंने फिर अपनी सारी संपत्ति के प्रति मोह त्याग दिया और अपरिग्रह का जीवन व्यतीत करने लगे। रेहाना ने भी गांधी जी का, उनके आदर्शों का अनुकरण किया। वे गांधी की भक्त हुई। गांधीवादियों में उनका नाम लिया जाता है। वो बताती हैं कि मैं जब उनके दर्शन करती थी तो मुझे उनमें महायोगी के दर्शन होते थे। ईश्वर की झलक उनमें मुझे मिलती थी। लेकिन अपनी आस्थाओं के चलते, अपने निर्मल अंतःकरण के कारण किसी में ईश्वर की झलक देखना एक बात है, और अपने कल्मश को, अपने झूठ को ईश्वर के नाम पर या किसी गांधी के नाम पर थोपना एक अलग बात है। आज़ादी के बाद से हम यही करते आ रहे हैं। हमारे देश में बहुत बड़े झूठ का जाल तैयार किया जाता है और गांधी जी के ऊपर मढ़ा जाता है कि यह सब गांधी जी के ऊपर हुआ। उस झूठ को बड़ी सफाई से उसका तंत्र बुना जाता है। ऊपर ऊपर से गांधी जी को मालाएं अर्पित की जाती हैं, मूर्ति पूजा उनकी होती है, श्रद्धांजलियां अर्पित होती हैं, राष्ट्रपिता उनको कहा जाता है। भीतर भीतर से एक ताना बाना तैयार किया जाता है, जो झूठ का ताना बाना होता है उन लोगों के द्वारा तैयार किया जाता है जिनके पास और कुछ कार्यसूची नहीं है, उनका अपना कोई एजेंडा नहीं रह गया है। वो अपनी विफलताएं, अक्षमताएं
उस व्यक्ति पर थोप करके और सहज होने की चेष्टा करते हैं, दयनीय चेष्टा करते हैं, जिसे कि महात्मा गांधी कहा जाता है। विभाजन की योजना की सारी रूपरेखा 1947 में, अगस्त 1947 के पहले माउंटबेटन, जिन्ना, नेहरू और पटेल के बीच तैयार की जा रही थी। गांधी उसमें शामिल नहीं थे। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी विभाजन के पक्ष में निर्णय ले चुकी थी। गांधी जी की उसमें असहमति थी, लेकिन ये निर्णय लिया जा चुका था। हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ये पुकार लगा रहे थे, आवाज उठा रहे थे कि हिंदू राज का सपना साकार हो, इसके लिए जो मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहें जितनी जल्दी हो सके चले जाएं, पाकिस्तान बन जाए, ताकि हम हिंदू राज का अपना सपना साकार कर सके। गांधी तो इन सब में से किसी के भी साथ नहीं थे उस समय। न तो माउंटबेटन, नेहरू, पटेल, इनकी जो कमेटियां बैठ रही थी उनमें कहीं थे, न उनके साथ थे, न हिंदू महासभा और आरएसएस जो पुकार लगा रहे थे उनमें उनके साथ थे। गांधी जी भारतीय जनता के भीतर जो उथल पुथल चल रही थी उसके बीच में कहीं थे। कई लोग आवेश में आकर यह भी कहते हुए पाए जाते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा लेते। उन्होंने जानबूझकर भगत सिंह को फांसी पर चढ़ जाने दिया, उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को, जो वाइसराय थे, उनको चिट्ठी लिखी थी कि भगत सिंह को फांसी न दी जाए। वाइसराय ने उनको 2 टके का जवाब दे दिया था कि हम ऐसा नहीं कर सकते, कानून के तहत उसको फांसी होना है, फांसी होगी। इसके बाद यह हो सकता था कि गांधी जी अड़ जाते, अनशन पर बैठते, उसके लिए आंदोलन करते, लेकिन भगत सिंह नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी हो। कोई उनको माफी दिलाने के लिए आग्रह करे, उनकी फांसी रुकवाने के लिए कोई कहासुनी करे, इसके लिए भगत सिंह की सख्त ताकीद थी कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उससे उनका मकसद खत्म हो जाता है। जिस प्रयोजन के लिए वो शहीद होने जा रहे थे और वो चाहते थे कि मुझे फांसी हो, वो प्रयोजन उनका विनष्ट हो जाता। उन्होंने अपने पिता से कहा था कि अगर आप मेरी फांसी टलवाने के लिए, रुकवाने के लिए और उसको आजीवन कारावास में तब्दील कराने के लिए कुछ भी कार्रवाई करते हैं, अर्जियां देते हैं, तो मैं समझूंगा कि आप देशद्रोही हैं। क्योंकि जिस तरह से एक आतंकवादी का मकसद होता है कि वो आत्मघाती बम से उड़ जाएगा तो उसका मकसद पूरा होगा, वो एक दहशत पैदा करेगा। भगत सिंह का एक उदात्त मकसद था, ये एक अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन वो फांसी पर चढ़ करके साबित कर देना चाहते थे कि आज़ादी के लिए कुर्बानी इस तरह से दी जानी चाहिए, इस तरह से दी जाती है, उनकी कुर्बानी से अंग्रेज सरकार दहलेगी। वो एक बलिदान का वर्ण उन्होंने किया। इसके लिए गांधी ने भी बलिदान का वर्ण किया। अंत में जाकर अपने जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने सोच लिया था कि अब मुझे बलि चढ़ जाना चाहिए इस देश को बचाए रखने के लिए। उसकी पूरी जो उनकी मानसिक विचारधारा उनके भीतर चल रही थी, उसका कुछ विश्लेषण जेम्स डब्ल्यू डगलस, जिन्होंने गांधी जी के हत्या प्रकरण पर बहुत वर्षों तक परिश्रम से शोध किया है, उन्होंने विचार किया है। इन सारे तथ्यों के आलोक में गांधी जी के अवदान पर, उनके होने का हमारे लिए क्या अर्थ है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। जेम्स डब्ल्यू डगलस का मानना है कि गांधी जी देश में जो भीषण नरसंहार हो रहा था, उसे रोकने का अंतिम उपाय यही देख रहे थे कि वे अपने आप की बलि हो जाने दें। उन्हें एहसास था कि उन्हें गोली मार दी जाएगी, उनके ऊपर बम फेंका जाएगा, उन्हें गोली मार दी जाएगी। 1906 में, आज से 15 साल पहले, जब वे युवक थे, उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था। ऐसा उनके अध्येताओं का कहना है। जब वे सावरकर से मिले, गांधी जी स्वयं लिखते हैं हिंद स्वराज की भूमिका में कि मैं कुछ अराजकतावादी
हिंदुस्तानी युवकों से मिला, उनसे मैंने बातचीत की, उनको समझाने की कोशिश की। लंदन में 1906 में ही गांधी जी की भेंट सावरकर से हुई थी। दोनों के बीच में काफ़ी बहस हुई। सावरकर का मानना था कि अहिंसा और शांति से देश का भला नहीं हो सकता, आज़ादी नहीं पाई जा सकती, देश का उद्धार भी नहीं किया जा सकता। गांधी जी को उसी समय एहसास हो चुका था कि किन शक्तियों से बाकी जीवन उन्हें संघर्ष करना होगा। उन्हें केवल अंग्रेज सरकार से ही अहिंसक संघर्ष नहीं करना है। उनके अपने समाज के भीतर जो हिंसक ताकतें हैं, अराजकतावादी ताकतें हैं, उनसे उन्हें अहिंसा के मार्ग पर रहते हुए संघर्ष करना होगा। उसमें यदि अंततः उनकी बलि चढ़ा दी जाती है तो इसके लिए वे सहर्ष तैयार थे। यदि आखिरी महीना जो उनके जीवन का है, जनवरी 1948 का, उसमें जो कुछ वे रोज कह रहे हैं उसको देखें तो वो लगभग हर दिन यही बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि कल मुझे कोई गोली मार दे, हो सकता है कि कल मैं रहूं ना रहूं। कई लोगों से कई बार उन्होंने ये बात इन दिनों में कही है। वे जानते थे कि हमला मुझ पर कौन लोग करा रहे हैं, उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, उसको वे पहचान चुके थे। गांधी के भीतर एक तरह की भविष्य दृष्टि थी। वे हम ही लोगों की तरह इंसान थे, लेकिन कुछ भीतर की शक्तियों को उन्होंने विकसित किया। अपने भीतर के देवी तत्व को उन्होंने पहचाना। तो इतनी भविष्य दृष्टि उनमें थी और उसके द्वारा वो जानते थे कि परिणति क्या होने जा रही है। उनके इस जीवन की परिणति उनके इस बलिदान में होने जा रही है। गोडसे ने गांधी की हत्या की और वे कह चुके थे कि कल ही कोई मुझे गोली मार देगा, मैं राम राम कहते हुए हंसता हुआ बलि चढ़ जाऊंगा, तब समझना कि मैं सचमुच में कुछ महात्मा था। यदि मेरे मुंह से उफ आह निकल जाए तो समझना कि मैं मामूली आदमी ही था। ये उन्होंने मनुबेन गांधी से भी कहा, अन्य लोगों से भी कहा जो उनसे मिलने आ रहे थे। लेकिन उनके सारे बलिदान पर भी झूठ का मुलम्मा चढ़ा करके वो पिछले आज़ादी के बाद के दशकों में हमने एक प्रपंच तैयार किया, जिसको उपनिषदों में कहा, ईशोपनिषद में कहा कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। सोने के बर्तन के भीतर ढक्कन से ढक दिया गया है सत्य का चेहरा। तो हमने झूठ के सुनहरे प्रपंच रच करके जो सच्चाइयां हैं उनको दफन हो जाने दिया। और इसमें उस समय की सरकार, जिसमें गांधी जी की हत्या हुई, वह सम्मिलित थी इस सारी प्रक्रिया में। क्योंकि जैसा अनुसंधानकर्ता बताते हैं कि गांधी जी की सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम नहीं किए गए। गांधी जी ने यह तो कहा था कि प्रार्थना सभा जहाँ हो रही वहाँ पुलिस ना आए, लेकिन प्रार्थना सभा का जो प्रांगण है उसमें जहाँ से प्रवेश होता है वहाँ पर भी पुलिस न रहे और वहाँ कोई तहकीकात तलाश ना हो, चेकिंग ना हो। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा था, इसके लिए तो उन्होंने मना नहीं किया था। जिन्होंने इस बात पर शोध किया है गांधी जी की हत्या के पूरे प्रकरण पर, और उन पर जो जांच कमेटी बिठाई गई हत्या के बाद, माननीय न्यायाधीश कपूर साहब का जो आयोग बिठाया गया, उस सब में खुलासा किया गया कि बहुत अच्छी तरह से इंतजाम नहीं किए गए थे सुरक्षा के। कुछ ढिलाई हो जाने दी गई, जैसा कि हो जाने दिया जाता है कई बार, और फिर हम अनजान बने रहते हैं कि नहीं। बाद में पटेल को जब बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि गृह मंत्री वो थे, और गांधी जी की हत्या के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने पत्र लिखा था नेहरू को। इसमें उन्होंने बताया था कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि कौन लोग थे जो योजना बना रहे थे। गांधी जी तो बहुत पहले से समझ गए थे कि कौन लोग हैं इसके पीछे।
सावरकर जो माइंड उसके पीछे थे, बहुत कुशल वक्ता, बहुत तेजस्वी वक्ता, अपने ढंग के विचारक, कुशल रणनीतिकार, और उनके ये लोग मोहरे थे नाथूराम गोडसे, मदन लाल आप्टे, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की योजना बनाई। यह कपूर आयोग की रिपोर्ट से प्रमाणित होता है, जो एक गवाह उसमें मुखबिर बन गए, उसके बयानों से जाहिर होता है कि ये लोग जिस दिन दिल्ली के लिए निकले गांधी जी की हत्या के इरादे से, उसके एक दिन पहले सावरकर से मिलने गए। उसके पहले भी ये बराबर मिलते रहे और सावरकर का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। इस सारे संदर्भ में गांधी जी देश को बचाए रखने के लिए जिस बलिवेदी पर वो चढ़े, उसका हमारे लिए आशा यही है कि अभी भी हम समझें कि उनके बलिदान के निहितार्थ को किस प्रकार से भुला दिया गया है, और किस प्रकार से जिस अभिप्राय को लेकर के उन्होंने मृत्यु का वर्ण किया, मृत्यु का स्वागत किया, मृत्यु को एक उत्सव बन जाने दिया, क्योंकि बहुत हंसते हुए मृत्यु का उन्होंने आलिंगन किया। इसके लिए भी उन्होंने बड़ी साधना के साथ तैयारी भी की थी। उस सारे उनके अभिप्राय और प्रयोजन को किस प्रकार से हमने विनष्ट हो जाने दिया है, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने 9 घंटे तक अदालत में बयान दिया, जिसमें गांधी पर उन्होंने कई अभियोग लगाए। और पूरी अदालत इस तरह से हो गई कि जैसे नाथूराम गोडसे अभियुक्त नहीं है, अभियुक्त गांधी हैं। ऐसा कैसे हुआ? ये कैसे इस बात की इजाज़त दी गई कि जिस आदमी पर मुकदमा चल रहा है, जिसको अंततः फांसी की सजा दी गई, जिस आदमी की उसने हत्या की है, वह मर चुका है, वह अपनी बात कहने के लिए मौजूद नहीं है, और उस अभियुक्त को पूरी आज़ादी दी जाती है कि वो अपनी बात कहे और अभियोग पर अभियोग लगाए। इसको हो जाने दिया गया, फिर उसका प्रतिवाद नहीं किया गया, उसको फिर एक शहीद के रूप में स्थापित चूंकि किया जाना था। उसी मुकदमे में सावरकर भी अभियुक्त थे, उन्होंने भी बयान दिया, और वो श्रद्धा विगलित होकर के उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत श्रद्धा रखता हूँ महात्मा गांधी पर, मैं कैसे लिप्त हो सकता हूँ उनकी हत्या के किसी भी षड्यंत्र में। अश्रु विगलित हो गए, आंसू उनकी आंखों में निकल आए। ये प्रत्यक्षदर्शियों का बयान है, और जो दस्तावेज हैं उनमें भी ये लिखा हुआ है। यह धीरे धीरे गांधी जी की चारित्रिक हत्या करते हुए उन सारी बातों पर मुलम्मा चढ़ाते हुए, जो कि सत्य थी गांधी जी के संबंध में, एक कंस्ट्रक्ट किया गया झूठ को गांधी जी के संदर्भ में। और हमारे लिए गांधी जी के होने का अर्थ यह है कि हम उस झूठ को अभी भी पहचानें, क्योंकि लगातार पिछले दशकों में एक असत्य का ताना बुना गया, और उसका खड़ा किया गया तामझाम, ताकि जो मुद्दे गांधी जी उठा रहे थे वे दरकिनार हो जाएं। गांधी जी ने 111 साल पहले 1909 में जो हिंद स्वराज किताब लिखी, उसमें वे उन लोगों से संवाद कर रहे थे जो सारे अभियोगकर्ता उनके हैं, जिन्होंने अदालत में इस तरह के बयान दिए, जो सवाल कर रहे हैं कि गांधी जी चाहते तो विभाजन रोक लेते। गांधी जी वो जानते थे कि कौन लोग क्या
उनके संबंध में प्रश्न उठा सकते हैं। उन सारे प्रश्नकर्ताओं से वे रूबरू होते हैं छोटी सी उस किताब में, और उनको जवाब देना चाहते हैं। वे चेतावनी भी देते हैं कि मशीनों पर यदि हम अवलंबित होते चले जाएंगे तो एक दिन मशीन हमारे शरीर और फिर दिमाग पर भी कब्जा कर लेगी। जो 2018 के साल में युवल नोह हरारी अपनी किताब में लिख रहे हैं कि धीरे धीरे मशीन आदमी को स्थापित कर देगी और आदमी खत्म होता चला जाएगा और मशीन रह जाएगी 2050 तक। इसी गति से यदि हम मशीनों के अधीन होते गए, यही बात तो गांधी 1909 में हिंद स्वराज में कह रहे हैं। जो पार्लियामेंट में हम देख रहे हैं, जिस रूप में पार्लियामेंट अपने लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्थाओं को हम देख रहे हैं, उसको गांधी जी तो बहुत बेबाक ढंग से बयान कर चुके थे कि पार्लियामेंट तो बांझ और वेश्या हुआ करती है। 1909 में उन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट का उदाहरण देते हुए कहा था, वहाँ लोग या तो नींद की झपकियां लेते रहते हैं, या जब हाँ में हाँ मिलाते हैं, या सरकार का प्रस्ताव पारित हो जाने देते हैं। कोई ठोस काम, कोई सक्रिय कदम पार्लियामेंट अपनी तरफ से कभी नहीं उठाया करती। यही होता हुआ हम देख भी रहे हैं। गांधी जी ने अनेक चेतावनियां जो 1909 से लगा करके और 1946 तक दी, अपने जीवन के अंतिम वर्ष के कुछ पहले अंतिम वर्ष तक भी दी, उनको हमने भुला दिया अपनी सुविधा के लिए। उसमें हमको सहूलियत रहती है, क्योंकि गांधी जिस तरह से 1945-46 में असुविधा बन गए थे, उसी तरह से गांधी हमारे लिए अभी भी असुविधा हो जाते हैं। उनकी चेतावनियों को हम याद जब करने लगते हैं, छोटी छोटी सहूलियतों के पीछे, छोटे छोटे कारणों के पीछे, झूठों के पीछे हम उन चेतावनियों को दरकिनार हो जाने देते हैं। गांधी जी के होने का हमारे लिए यही अर्थ है कि जब मनुष्य सभ्यता विनाश के कगार पर खड़ी हुई आखिरी कदम बढ़ाने को होगी, तब तक भी वे एक चेतावनी के रूप में हमें पुकार रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।